सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज 14 जून के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण। प्रथम पृष्ठ पे हमारे सामने एक दुखद खबर है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है। कुवैत में जो भारतीय श्रमिक एक आवास में रह रहे थे, एक बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में, उनकी बिल्डिंग में आग लग गई, इससे मृत्यु हुई है। भारत सरकार ने और इंडियन एम्बेसी ने इसको संज्ञान में लिया है और इसकी जांच की मांग भी करी है। इसके अलावा जो हाल ही में चर्चा में है नीट यूजी विवाद, इसको लेके सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि 1563 उम्मीदवारों की कृपांक रद्द की जाए और काउंसलिंग पर रोक नहीं लगेगी, काउंसलिंग चलती रहेगी। अब इसमें भी बच्चे विरोध कर रहे हैं कि सिर्फ 1500 बच्चों से नहीं है या 1563 बच्चों से नहीं एक नीट का एग्ज़ाम में कोई परिवर्तन आया है। ये स्कैम बहुत बड़ा है। हालांकि मैं इस पर अलग से आऊँगा कभी। और हम सीधे अपने संपादकीय में आना पसंद करेंगे और संपादकीय में आज बात करी है हिंद महासागर का बिगड़ता मिजाज, और ये लेख लिखा है अखिलेश आयुध जी द्वारा। महासागरों का तापमान लगातार बढ़ रहा है, इनमें हिंद महासागर तेज़ी से गर्म हो रहा है। प्राकृतिक आपदाएं बार बार उथल पुथल मचाने लगी हैं। इनकी वजह से तटीय इलाकों में रहने वाले समुदायों के लिए खतरा पैदा हो गया है। साथ ही ग्लोबल वार्मिंग से और क्लाइमेट चेंज से ये बहुत पहले पॉइंट्स निकल के आए थे कि कुछ हो ना हो, सबसे पहला खतरा जो भी तटीय क्षेत्र में स्थान आते हैं, चाहे वो अफ्रीका के हों, चाहे वो ये इंडोनेशिया के द्वीप हों, जो भी है तटीय क्षेत्र में आ रहा है मेरे साथियों, उसको भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। ठीक है, जो भी तटीय क्षेत्रों में आ रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से ग्लेशियर्स पिघलेंगे, पानी का जल स्तर बढ़ेगा, एंटार्क्टिका के भूखंड पिघलेंगे। जल स्तर बढ़ने से जितने भी ये द्वीप हैं ये जलमग्न हो जाएंगे, इनके ऊपर पानी आ जाएगा। मलेशिया तो अभी से वो देख ही रहा है, मालदीव्स भी कुछ बचा नहीं है। पानी का स्तर बहुत ऊपर आ चुका है। ये कोई पुरानी कोई ये एक पिक्चरों वाली बात नहीं है, रियलिटी में भी ऐसा हो रहा है। गूगल कर लीजिएगा आप एक बार। जितने भी तटीय क्षेत्रों में लोग रह रहे हैं उनके आवास की, इनके रहने पे खतरा है। और ये एक वैश्विक समस्या है ना, एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। वैज्ञानिकों के अनुसार शताब्दी के अंत तक अत्यधिक ध्रुवीय घटनाओं पे 66% तक वृद्धि का अनुमान है। एक अध्ययन के मुताबिक 21वीं सदी के अंत तक हिंद महासागर का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। इसकी सिर्फ सतह नहीं बल्कि 10 किलोमीटर नीचे तक का पानी गर्म हो रहा है। महासागर का तापमान बढ़ने से कई देशों पर इसका विपरीत असर पड़ेगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक इसका असर पर्यावरण पर व्यापक रूप से पड़ेगा। वैज्ञानिकों ने अपने एक अध्ययन में पाया है कि वर्ष 2020 से 2100 के बीच हिंद महासागर के समुद्री सतह के तापमान में 1.4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि होने की उम्मीद है। मतलब ग्लोबल वार्मिंग से भी देखिए तापमान बढ़ रहा है सागरों का, इससे मानसून पर असर पड़ेगा, चक्रवात आएगा और समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होगी, जल स्तर में वृद्धि हो जाएगी। अध्ययन के मुताबिक समुद्री लू वर्ष 1970 से 2000 के दौरान हर साल 20 दिन होती थी, अब उससे बढ़कर हर साल 2020 से 220 से 250 दिन होने का अनुमान है। इसके चलते उष्णकटिबंधीय हिंद महासागर 21वीं सदी के अंत तक स्थायी लू की स्थिति के करीब पहुंच जाएगा। इस हालात में समुद्र की पारिस्थितिकी पर गहरा असर होगा। समुद्र में पाए जाने वाले तमाम चीज़ों के रंग में बदलाव हो सकता है, जिसमें समुद्री घास, मूंगा और मछलियों का रंग भी बदल जाएगा। चक्रवात बहुत कम वक्त में ही जोर पकड़ने लगता है। समुद्र का तापमान बढ़ने से नई समस्याएं पैदा होंगी। समुद्र से इंसान का सीधा रिश्ता है, इसलिए वैज्ञानिक हिंद महासागर के बढ़ते तापमान से बेहद चिंतित हैं। साथियों, ये बहुत बड़ी समस्या है। सतह से 2000 मीटर की गहराई तक वर्तमान में 4.5 जेटाजूल प्रति दशक
की दर से वृद्धि होने का अनुमान है और आने वाले वक्त में इसके 16 से 22 जेटाजूल प्रति दशक की दर से बढ़ने का अनुमान है। तापमान एक्वेटिक लाइफ को भी परेशान करेगा। जो समुद्री जीव रहते हैं एक्वेटिक लाइफ को भी परेशान करेगा। साथियों, हम अक्सर पढ़ते हैं भूगोल में, ज्योग्राफी में कि कोरल रीफ्स के बारे में, कोरल रीफ के बारे में तापमान में जरा सा भी बढ़ाना या घटाना हो जाए, बढ़त या घटाना हो जाए, साथियों कोरल रीफ नष्ट हो जाते हैं। कोरल रीफ का जो एक कोरल रीफ बहुत ही एक रेन फॉरेस्ट के रूप में कहा जाता है। समंदर में मछलियाँ होती हैं, बहुत इसके आसपास घूम रही होती हैं, ये सूख जाता है, कोरल डीके हो जाता है ना, ग्रे हो जाता है। आप गूगल करिएगा कोरल रीफ, हालांकि मैं ये सोशल मीडिया पर डाल दूंगा इसके बारे में, या यूट्यूब पे कम्युनिटी पोस्ट में फ़ोटो कोरल रीफ कैसा दिखने में होता है। कोरल रीफ जब नष्ट हो रहा होता है तो उसे हम कहते हैं कोरल ब्लीचिंग, उसे हम कहते हैं कोरल ब्लीचिंग। और कोरल ब्लीचिंग से क्या होता है कि कोरल रीफ में नेचुरल जो चीज़ें होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं और जो इकोसिस्टम होता है वो ख़त्म हो जाता है। जो हरा भरा रंग बिरंगा कोरल रीफ होता है वो ग्रे हो जाता है। वापस आते हैं, हिंद महासागर के साथ साथ दूसरे महासागरों का तापमान बढ़ना किसी बड़े विनाश का सूचक बताया जा रहा है। महासागरों का तापमान गर्म होने के बीच सतह के तापमान के मौसमी चक्र में बदलाव होने का अनुभव है। एक अध्ययन के मुताबिक वर्ष 1980-2020 के दौरान हिंद महासागर में अधिकतम औसत तापमान पूरे साल 26 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। वैज्ञानिक इससे अनुमान लगा रहे हैं कि भारी उत्सर्जन परिदृश्य के तहत 21वीं सदी के अंत तक न्यूनतम तापमान पूरे साल 28.5 डिग्री सेल्सियस और 30.7 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। गौरतलब है कि 28 डिग्री सेल्सियस से ऊपर की सतह का तापमान आमतौर पर गहरे संवहन और चक्रवात के लिए अनुकूल माना जाता है। अध्ययन के मुताबिक वर्ष 1950 के दशक से भारी बारिश की घटनाएं और भयंकर चक्रवात पहले भी कहर ढा रखे हैं। हिंद महासागर में गर्मी बढ़ने से इसका जल स्तर भी बढ़ सकता है। पानी में गर्मी का विस्तार हिंद महासागर में समुद्र जल का स्तर में आधे से अधिक वृद्धि में योगदान देता है, जो ग्लेशियर और समुद्री बर्फ़ पिघलने से होने वाली बढ़ोतरी की कहीं ज़्यादा है ना। देखिए, बहुत बड़ी समस्या है महासागरों में भी। हम देखिए पर मैदानी क्षेत्रों में तो वैसे ही परेशान हैं ही ग्लोबल वार्मिंग से, और हमने महासागरों में भी इसके दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं। मानसून और चक्रवात जैसे निर्माण को प्रभावित करने वाली घटना हिंद महासागर ध्रुव में भी बदलाव आने का अनुमान वैज्ञानिक लगा रहे हैं। इसमें 21वीं सदी के अंत तक बहुत तेज बदलाव वाली घटनाओं की आवृत्ति में 66% तक की वृद्धि हो सकती है। वही माध्यम घटनाओं की आवृत्ति में 52% की कमी आने का अनुमान है। देखते हैं आने वाले समय में कैसे ग्लोबल वार्मिंग का दुष्परिणाम रहेगा। अगला लेख है लालच की आग। कुवैत में जो घटना हुई उसको लेके बात करी गई है। माइग्रेशन जो भारत से लोग करते हैं बाहर, खाड़ी देशों में काम कर रहे भारतीय मजदूरों की बदहाली को लेकर सवाल उठने लगे हैं। मध्य पूर्व के इस देश में रोज़गार की तलाश में गए 40 से अधिक भारतीय मजदूरों की मौत की घटना स्तंभित करने वाली है। अग्निकांड के बाद भारतीय कुवैत सरकार के तमाम एजेंसी सक्रिय हो गई हैं, लेकिन यह कतई नहीं भूलना चाहिए कि वह मजदूरों की जीवन दशा बेहद ख़राब है। अब इसी बहाने एक बहुत बड़ा हमारे सामने जो प्रश्न खड़ा हो रहा है कि जो गल्फ़ कंट्रीज़ में हमारे भाई लोग काम करते हैं लेबरर्स के रूप में या वर्कर के रूप में, बहुत ही बुरी कंडीशंस में जीते हैं। एक एक फ्लैट में, एक कमरे में 12-12 लोग रहते हैं, छोटे छोटे से कमरों में, और बहुत मुश्किल से जीवन अपना व्यापन करते हैं। ये साफ़ है कि कुवैत में मज़दूरों के लिए हालत अच्छी नहीं है। वहाँ पर ख़राब स्थिति और कम संसाधनों के बीच उन्हें रहने को मजबूर किया जाता है, जबकि कुवैत की अर्थव्यवस्था जो इस समय आगे बढ़ रही है उसमें भारतीयों की भूमिका सबसे ज़्यादा है। आरोप तो ये तक लगते हैं कि कुवैत के स्थानीय लोग भारतीय मज़दूरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। देखिए,
गल्फ़ कंट्री से कुछ पॉलिसीज़ बहुत ही गलत है, मैं इस पे ज़्यादा नहीं जाऊँगा, और डेवलपमेंट्स आएँगी इस चीज़ को लेके। अगले लेख पे आते हैं, बराबरी का सवाल। पूरी दुनिया में लंबे समय से महिलाओं को पुरुषों के बराबर हक का हिस्सेदार के विरोध की बात उठती रही है। सरकारों ने अनेक नीतियां बनाई, कई नियम कायदे में बदलाव किए गए, लेकिन शिक्षा, आय, सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी के स्तर पर सवाल उठते रहते हैं। विश्व आर्थिक मंच को इस साल की लैंगिक अंतर सूचकांक रिपोर्ट में भारत का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। हम यहाँ बेसिकली बात कर रहे हैं जो जेंडर इक्वालिटी है उसके बारे में। जेंडर इक्वालिटी में जो कहा जाता है कि जेंडर इक्वालिटी तब मानी जाएगी जब जो मेल है और जो फीमेल हैं उनको बराबर के अवसर दिए जाएं, समाज में बराबर की रिस्पेक्ट दी जाए, समाज में बराबर का अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं, समाज में बराबर के पद दिए जाएं, जिसमें भारत की रैंकिंग बहुत ख़राब आई है। भारत 2 पायदान नीचे खिसक कर 129 पे आ चुका है। भारत की इस समय रैंक कितनी एग्ज़ाम में पूछ लेता है, 129 रैंक है, पूछ लेता है एग्जामिनेशन में ये। जबकि आइसलैंड जैसे छोटे से देश सूची में अपना शीर्ष स्थान पर बरकरार हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि भारत ने 2024 के अंतर का 64.1% कम कर लिया है। मतलब काम तो करा है, जो डिफरेंस था पिछले साल उसमें हमने करीब 64% का डिफरेंस कवर कर लिया है। भारत के आर्थिक समानता स्कोर में सुधार हो रहा है, लेकिन 2012 के 46% के स्तर पर लौटने के लिए इसे 6.2% अंक बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ये भी एक समस्या है, जेंडर इक्वालिटी को लेके प्रश्न तो उठते रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी G7 समिट हो रही है इटली में, ये ध्यान रखिएगा, G7 समिट हो रही है। ये लगभग विश्व के बड़े देशों का समिट है। G7 समिट इटली में हो रही है इस बार। हालांकि अब ये बड़े देश भी लड़खड़ा गए हैं। ये अगर आप देखें तो इस बार EU के चुनाव के बाद तो G7 समिट में कोई बड़ा लीडर है ही नहीं। 2-3 लीडर तो चुनाव ही हार रहे हैं अब की बार, और मेलोनी तो इस समय लीडर बनने वाली हैं बहुत बड़ी। जॉर्जिया मेलोनी इटली की जो है उनका बहुत बड़ा कद हो चुका है यूरोपियन डेवलपमेंट में। ठीक है, जॉर्जिया मेलोनी जी का बहुत बड़ा कद हो चुका है। बाकी आज के लिए रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी करंट अफेयर्स यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करी है, यह हमसे छूट गई है, वो हमने आपके लिए हमारी वेबसाइट पर डाल दी है। वेबसाइट को आप रेगुलरली विजिट करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आपको इन सब खबरों की अपडेट मिलती रहेगी। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई सुझाव है जो आप देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन का यूज़ करा करिए और जुड़े रहिए, लोगों को जोड़िए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।